हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही इस बार हरियाणा के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़े, इसके लिए विशेष तौर पर कैंपेन चलाया हुआ है। मेरे साथ शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, आज जो है वो जो 12वीं के रिजल्ट के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बच्चे जो हैं उनका शानदार जो है परफॉर्मेंस रहा है इस बार 12वीं के नतीजों में। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और सारे जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिसके 90% से भी ज़्यादा नंबर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 50% से 60% के बीच में है, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में ऐसे हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं। यानी बहुत ज्यादा संख्या ऐसे बच्चों की है जो 80% से ऊपर यानी मेरिट में है और उसके बाद टॉपर है। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं। सर, जो 12वीं के नतीजे जो आए हैं उसमें इस बार जो है वो कोविड एक बड़ी चुनौती रहा। आपको अनुपात बनाना पड़ा, 60-30 और 10 का अनुपात बनाकर इस तरीके से रिजल्ट तैयार करना पड़ा। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रहे थे वो अगर मूल्यांकन करना चाहे, वो अगर दोबारा एग्जाम में बैठना चाहे तो क्या आपने विकल्प दिया है उनको? हाँ, नहीं, इस प्रकार की छूट है उन बच्चों को। हमने मैट्रिक में भी ये छूट दी थी और +2 के लिए भी हम ये छूट दे रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का दावा पेश करता है और वो कहता है कि मैं पेपर देना चाहता हूँ तो निश्चित तौर से उसको ये अवसर दिया जाएगा। सर, सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस बार आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक विशेष तरह से कैंपेन चलाकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। इसमें आप कितना सफल हुए हैं? कितने दाखिले बढ़े हैं? कितने अभी तक आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, एक तो इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो पहले 22 होते थे हमने 137 किए हैं उनकी बार, और वो CBSE से एफिलेटेड है। एक तो उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा रुझान है, अभिभावकों का रुझान है। और दूसरे, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल जो बड़े स्कूल हैं उनमें फीस के जिस प्रकार से बढ़ाई गई, तो ऐसे में भी मैं समझता हूँ काफ़ी संख्या हमारी तरफ प्रभावित हुई है। और दूसरे, हमारी जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो अब की बार लगभग 2.5 लाख के करीब जो हमारे एडमिशन है वो बढ़े हैं। सर, सरकारी स्कूलों में रुझान बढ़ने का आपने वजह बताई कि जो ये वजह है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने और ज़्यादा बेहतर करने के प्रयास किए हैं, PGT की भर्ती हो या फिर JBT की भर्ती हो, PRT की भर्ती हो, तमाम जो पद वैकेंट रहते थे उन पे आप भर्तियां पूरी कर पाए हैं? इसी वजह से सरकारी स्कूलों में अब माहौल जो है वो बदलने लगा है? नहीं, देखिए, अभी भर्तियां तो पूरी नहीं हुई। जहाँ JBT की बात है वहां तो हमारे पास पूरे टीचर हैं, लेकिन JBT से ऊपर जो हमारे पास है, TGT है, PGT है, उसमें भी हमारे पास काफ़ी कमी है। लेकिन अब की बार हमें भर्ती करने का हमारा पूरा इरादा था और लगभग हमने फाइनल किया हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी ये सिस्टम प्रभावित हुआ। आने वाले टाइम में जल्दी हम टीचरों की जो कमी है वो पूरी करेंगे। तो शिक्षा विभाग जो है वो टीचर्स जो है, चाहे वो आपने बात जिस तरह से की TGT की या PGT की, तो TGT PGT की भर्ती जो कोविड के चलते आप आगे नहीं बढ़ा पाए थे, वो अब जल्द प्रक्रिया को शुरू करके आगे बढ़ाएंगे? हाँ, निश्चित तौर से जल्दी हमें ये जो संख्या अभी कमी है तो हम प्रयास पूर्वक इसको पूरा करेंगे। सर, आप शिक्षा महकमे में जो है वो लगातार 600 दिन से ज़्यादा का कार्यकाल आपकी सरकार का हो चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने 600 दिन की उपलब्धियां बताई थी। आप शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के नाते जो है वो कितना संतुष्ट हैं तमाम जो आपने फैसले लिए हैं, या अभी कोई और बड़ा विजन आपके जहन में चल रहा हो जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? नहीं, देखिए, सेटिस्फाई तो हैं, लेकिन सेटिस्फाई में एक समस्या ये है कि कोरोना की वजह से हमें बहुत अवसर मिला नहीं काम करने का, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है स्कूल बंद रहे हैं। तो अगर ये पूरे टाइम स्कूल खुले रहते तो तब उसके देखने का जो नज़रिया था वो ज़्यादा सार्थक था। वो अगर हम उस टाइम ये दिखाते तो निश्चित तौर से जैसे जैसे अभी कोरोना समाप्ति की ओर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये समाप्त होगा, तो उसके बाद ही सही मूल्यांकन किया जा सकता है बात का कि हमने कितना प्रयास किया। हालांकि हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उसके बाद ही इसका पता चलेगा कि जब पूरी तरीके से स्थिति सामान्य होगी। मंत्री जी, खासतौर पर आपके महकमे में आपने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर रखी है, जिसका दूसरे कई राज्यों ने भी अनुसरण किया और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादलों का जो मामला है, उस मामले में जो JBT के टीचर हैं वो कोर्ट में भी मामला हालांकि बीच में ये चला हुआ है। क्या कहेंगे, आपकी क्या नीति क्या है? आप क्या चाहते हैं कि वाकई में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर JBT की वो होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर से ट्रांसफर होनी चाहिए। हालांकि मेरा तो व्यक्तिगत विचार ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट की
डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है उसकी भर्ती डिस्ट्रिक्ट अनुसार ही होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नियम उसमें आड़े आते हैं, इस प्रकार से हो नहीं सकती। हालांकि मैंने तो चुनाव से पहले ये बात कही भी थी। और मेरा मानना है कि अगर टीचर वहीं से ही सिलेक्ट होंगे तो जो छोटी क्लास है, जो बच्चे हैं, उनकी भाषा में भी थोड़ा एक परिवर्तन, चाहे अगर एक, हालांकि बहुत छोटा प्रदेश है हरियाणा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क छोटे बच्चे के सामने आता है। तो अगर वहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारा प्रयास ये है कि टीचर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, चौधरी बंसीलाल जब सीएम थे तो उन्होंने कहा था कि भाई सड़कों के मोड़ और मास्टरों की रोड काट दूंगा। तो इस प्रकार का, लेकिन हमारा उस प्रकार का नहीं। हम चाहते हैं कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, वो बिल्कुल तरोताजा दिमाग के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाए। पढ़ाना और दूसरे काम करने में बहुत अंतर है। जो टीचर पढ़ाता है तो उसमें, और एक दूसरा कोई क्लर्क का काम करता है या दूसरा अन्य काम करता है या पुलिस में काम करता है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके लिए एक खास किस्म का ना जी, एक जिसको मूड कहते हैं लोग, तो उस टाइप का एक वो मूड भी चाहिए कि भाई उसका पढ़ाने का, तो वो खुश होना चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि टीचर खुश रहना चाहिए और वो देश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी के, पूरे लगन के साथ लगकर वो बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करें। मंत्री जी, 6ठी से 8वीं के स्कूल आपने 23 जुलाई से खोले हैं, 16 जुलाई को, उससे पहले आपने 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले थे। आपके पास रिपोर्ट क्या है सर? ठीक ठाक है सब जगह? कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आपको दोबारा से कोई इस फैसले पर विचार करना पड़े? और साथ ही मेरा सवाल है सर, प्राइमरी स्कूलों को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अभी तक सभी जगह बिल्कुल स्थिति ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई, और कुल मिला के हमारा सारा जो है वो ठीक तरीके से चल रहा है और स्थापित होने वाला है। और जल्दी हम प्राइमरी के जो स्कूल हैं वो भी खोलने में विचार कर रहे हैं, तो जल्दी इसका निर्णय हम लेंगे। प्राइमरी स्कूल मतलब अगस्त के महीने में, 15 अगस्त के बाद या फिर अगस्त के आखिर तक, कब तक विचार? हाँ, देखिए, अगस्त में अगर स्थिति ठीक रहती है जिस प्रकार से आज है, अगर यही माहौल रहता है और कोरोना की जो दस्तक है वो नहीं आती, जिस प्रकार से थर्ड वेव की बात चल रही थी, अगर वो कुछ भी नहीं होता, तो जिस प्रकार आज स्थिति अगर यही रहेगी तो जल्दी हम अगस्त के महीने में निश्चित तौर से स्कूल खोल देंगे। सर, शिक्षा के साथ साथ आप वन एवं पर्यावरण विभाग भी देखते हैं। आपने हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जुड़े थे। क्या लक्ष्य रखा है सर आपने पर्यावरण के नजरिए से पेड़ पौधे लगाने को लेकर? क्या आपने टारगेट रखा है कोई? देखिए, अब की बार हमने 2200 गाँव का चुनाव किया है, और 2200 गाँव में जहाँ भी जमीन खाली होगी, कुछ भी होगा, तो वहाँ हर जगह हम पेड़ लगाने का हमने टारगेट रखा है। पिछली बार हमने 1100 गाँव चुने थे, अब की बार 2200 गाँव चुने। पिछली बार हमारा 1 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाने का टारगेट था, अब की बार 1 करोड़ 20 लाख लगाने का टारगेट था, अब की बार हमारा 3 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है, जिसमें 90 लाख पेड़ जो है हम किसानों को देंगे, जो सफेदे के हैं तो वो उनको किसानों को देंगे। बाकी पेड़ हम जो परंपरागत पेड़ हैं सफेदे को छोड़ के, वो दूसरे पेड़ लगाने का हमारी योजना है। और हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीनरी होते हैं, जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया 10% जमीन पर वन का, हमारे पास केवल 3.5% जमीन है जो रिजर्व फॉरेस्ट की है, और 3.5% में जो वृक्ष हैं वैसे जो लोगों के यहाँ लगे हुए हैं वो है। तो अभी तक हमारे पास 7% जमीन पे पेड़ हैं, तो हमारा टारगेट 10% करना है, तो उसमें लगे हुए हैं। उसके लिए हमने योजनाएं बनाई, जैसे अभी हमने गांव में पंचायती भूमि पे बाग लगाने की एक योजना शुरू की, तो निश्चित तौर से वो काफी अच्छे परिणाम उसके आएंगे। ऐसे ही हमने दूसरा पेड़ की पेंसिल लगाने का काम किया, कि जो पुराने पेड़ है उनकी पेंसिल लगाने का काम किया। ऐसे ही हमने जो अभी एक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि जो व्यक्ति अपनी सारी जमीन में एक तरफा पेड़ लगाएगा, तो जितनी जमीन में वो पेड़ लगाएगा उस पर 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से 3 साल के हम उसको पैसे देंगे। मान लो कि पॉपुलर लगाता है, सफेदा लगाता है, कोई ऐसा पेड़ लगाता है, तो 3 साल तक हम उसको 10,000 रुपए साल उसको देंगे। तो ऐसी और भी बहुत सी योजनाएं सरकार ने शुरू की है, और किसान को और उसका उत्साह बढ़े उसके लिए हमने कहा है कि जो किसान के साथ का पेड़ है जब वो कटेगा तो उसमें जो छूट होगी वो किसान की होगी, चॉइस छांटने की जो छूट होगी वो किसान की होगी। तो अब किसान को 50% की बजाय उसमें 51, 52, 53% मिलेगा, तो उसकी चॉइस होगी उसमें छांटने की। ऐसे ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो किसान के साथ हम अब पेड़ लगाएंगे आने वाले टाइम में, तो फलदार पेड़ लगाएंगे और फल उसका किसान का होगा। तो एक तो फसल में कम नुकसान होगा, वो पेड़, इस प्रकार के पेड़ कम नुकसान करते हैं, और दूसरा यह है कि उसको आमदनी भी उससे बढ़ेगी।
तो इस प्रकार के कुछ बहुत सी योजनाएं लेके हमने काम शुरू किया। अभी विभाग के साथ एक बात मेरी हुई थी कि हम जो देहरादून में रिसर्च सेंटर है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पेड़ जो पॉपुलर सफेदे के अलावा, क्योंकि सफेदा तो सारे हरियाणा में कहीं भी ठीक होता है, लेकिन पॉपुलर का एक निश्चित एरिया है उसमें पॉपुलर होता है, बाकी में नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ और पेड़ जो हैं, आज नई रिसर्च हो रही, डेक का है, दूसरे और हैं, तो उन पे हमारा ध्यान है कि हम उन्हें लेके आए ताकि सारे हरियाणा में उसमें किसान पेड़ लगा सके और खेती की तरह पेड़ का भी उपयोग हो सके। जैसे मेरे इलाके में तो आजकल पॉपुलर की खेती होती है, तो बहुत से लोग जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पॉपुलर की खेती करते हैं। तो ऐसे ही और हरियाणा को भी इस प्रकार का अवसर मिले जो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, तो जहाँ उससे उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, वहीं उससे ग्रीनरी बढ़ेगी और पर्यावरण में भी लाभ मिलेगा। सर, राजनीतिक सवाल है एक मेरा। ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं और ये संकेत दे रहा है कि अब सरकार जो है मौजूदा उससे लोगों का भरोसा उठा है और तीसरे मोर्चे की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर काम करेंगे। 25 सितंबर से पहले सभी राज्य जो देश के हैं वहां जाएंगे, विपक्षी नेताओं से मिलेंगे, तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर काम करेंगे। क्या आप नहीं, तीसरा मोर्चा देखिए जब सत्तावहीन हो जाता है तो काफी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है चौटाला साहब की केवल कल्पना है। देखिए चौटाला साहब पुराने टाइम है उसमें जी रहे। एक टाइम था जब चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, तो चौधरी देवीलाल इस प्रकार के सब लोग नेताओं को इकट्ठा कर लेते थे, पर नेता इकट्ठा करने का कारण एक ही था कि उनका आधार बहुत बड़ा था। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का तो कोई आधार ही नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा आधार उनका है कि जिससे उनका प्रभाव, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कुछ कर सकेंगे। उनकी सेहत भी है, उम्र भी है, और लोकदल की जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं तो ठीक है। और जहां तक कानूनों की बात करते हैं, 3 कानूनों की बात करते हैं, तो चौटाला साहब तो बड़े बहुत अच्छे वक्ता हैं, बता सकते हैं। तो मेरा निवेदन था कि कृपया वो बता भी देते हैं 3 कानूनों में क्या काला है। तो अभी तक तो जितने लोग आंदोलन पे लगे ये नहीं बता सके कोई भी काला क्या है। चौटाला साहब बता दें क्या काला है। विधानसभा में सारी बहस हुई तब नहीं बता सके क्या काला है। ये तीनों ही कानून किसान के हित के कानून, किसान की प्रगति के कानून है, तीनों के तीनों। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, जिस टाइम आंदोलन शुरू के पीछे कौन था? आड़ती था। आड़ती ये चाहता था कि ये पेमेंट जो है डायरेक्ट नहीं मिलनी चाहिए किसान को, वो चाहता था पेमेंट मुझे मिले और मेरे द्वारा ये किसान को मिले। ये स्वाभाविक बात है कि अगर पेमेंट जिसको मिलेगी वो अपर हैंड हो जाएगा। अगर वह आड़ती के पास आएगी तो वो अपर हैंड होगा, किसान के पास जाएगी तो वो अपर हैंड हो जाएगा। तो वो अधिकार छोड़ना चाहते थे। हमने कहा कि हम किसान को देना चाहते हैं, और जब हमने अब किसान को दे दी पेमेंट, तो अब आपके सामने आप किसान से जाकर पूछ लो एक बार कि भाई उसका लाभ होया नुकसान होया, तो इससे पता चल जाएगा कि ये आंदोलनकारी जो हैं ये किसके आदमी है, किसान के हैं कि आड़ती के आदमी है। वास्तविकता में इनका किसान से कोई लेना देना नहीं। अगर इनके पास कोई तर्क है तो कहीं तो वो तर्क दे, वो तर्क लोकसभा में दे, वो तर्क विधानसभा में दे, वो तर्क कहीं जनसभा में दे, कहीं देते। और इस प्रकार से जो व्यवहार रहा लोकसभा में, जो व्यवहार रहा, मैं समझता हूं इससे जो है लोकसभा के प्रति विश्वसनीयता घटेगी। जिम्मेदारी क्या है? आप कितने लोगों ने चुन के भेज रखे? 20 लाख लोगों ने एक एमपी चुन के भेज रखा। वो एमपी इसलिए चुन के भेज रखा है कि वो तर्कसंगत बात करेगा। उसने इस करके चुन के नहीं वहां भेजा कि वो शोर मचाएगा वहां। अपनी बात को मजबूती के साथ रखो ना, सरकार को घेरो इस बात के लिए, कहो कि सरकार जवाब दे। अगर सरकार जवाब देती तो निश्चित तौर से सरकार फंसेगी, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। अगर वो उस पर डिस्कशन करेंगे तो उनको पता है कि निश्चित तौर से वो ही फंसेंगे और उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे, वास्तविकता में तो वो दूसरे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे, आड़ती की लड़ाई लड़ रहे या दूसरे और लोगों की लड़ाई लड़ रहे, तो उसका पता चलेगा। अब आप आड़ती की बात करें, आड़ती का आंदोलन है फिर, या फिर ये आप पहले कह रहे थे कि इसमें राजनीतिक लोग घुस गए, ये राजनीतिक प्रभावित लोग हैं, तो ये आड़ती है उनको आप इस आंदोलन की जिम्मेदार मानते हैं, या फिर विपक्ष के जो लोग हैं जिनको आप पहले कह रहे थे? देखिए, जो आंदोलन की शुरुआत हुई ना जी, वो आड़ती से ही। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आंदोलन आड़ती ने चला रखा, आड़ती भी इसमें है। इसमें तो सारा कुछ है जो कुछ हम कहते हैं। मैं कहता हूं चाइना है इसके पीछे, क्यों नहीं है चाइना? मैं 100% गारंटी देता हूं इसके पीछे चाइना है, क्योंकि चाइना चाहता था कि कोरोना के आने इसके बाद ना जी, तो वहां से इंडस्ट्री उठ के भारत में आने वाली थी। वो चाहता था कि हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैला दो,
उसने बिल्कुल टारगेट किया है इसको, और जिस दिन जांच होगी वो सामने आ जाएगा। और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो लगी, और वो सारी शक्तियां इकट्ठे कि जब उनकी संख्या ज्यादा इकट्ठी, तो उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सोचा कि इतने लोग इकट्ठे मिल गए तो आप इनका सपोर्ट कर दो। अब कांग्रेस ने भी सोच लिया इसको सपोर्ट कर दो। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि अगर अव्यवस्था फैलाने वालों की आप सपोर्ट करोगे तो उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। और वो अभी आपको नजर आए भी, चौटाला साहब को भी नजर भी आएंगे थोड़े से, और थोड़े दिनों में और ज्यादा नजर आ जाएंगे, और वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। जरूरत इस बात की है कि जो सही बात है उसके लिए उसका ही समर्थन करना चाहिए, सही बात का समर्थन करना चाहिए, और हमने दिल से किसान के भले के लिए काम करना चाहिए। केवल इसके लिए नहीं कि वोटों के लिए कह रहे उनको बकाने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि समझाने का काम करना चाहिए। तो मेरा तो एक हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और राजनीति तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जो काम जो हो रहा है उसके चलते अभिभावक भी शिक्षा विभाग में, सरकारी स्कूलों में जो है वो रुचि दिखा रहे हैं, और इसी के चलते दाखिले जो है वो इस बार बढ़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।